हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला 2.0। आज की इस वीडियो में जो थर्मल इंजीनियरिंग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेज। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोग गैस के बारे में, जो गैस के नियम होते हैं, परफेक्ट गैस के नियम होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर मतलब पदार्थ जो होता है, कितनी अवस्थाएँ होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं। एक सॉलिड स्टेट होता है मतलब ठोस अवस्था, दूसरा लिक्विड अवस्था और तीसरा गैसीय स्टेट होता है मतलब गैसीय अवस्था। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। और जो हमारा गैस होता है ये भी 2 भागों में बट जाता है, एक गैस और एक वेपर। गैस हमारा 2 भागों में बढ़ता है, एक हमारा क्या होता है, गैस होता है और एक वेपर होता है। तो एक हमारा गैस होता है और एक वेपर मतलब होता है वाष्प। वेपर मतलब क्या होता है, वाष्प। जैसे पानी की भाप आप लोग जानते होंगे, वाष्प। अब आपका जो गैस है आपका ये 2 टाइप का हो गया, एक आइडियल गैस कहिए या परफेक्ट गैस कहिए और दूसरा रियल गैस कहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गैस और वेपर में अंतर क्या होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें हवा की, वायुमंडल की कहें तो वायुमंडल में क्या होता है, एयर होता है। अब एयर क्या होता है, कई गैसों का मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज। और प्लस इसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है। क्या होता है, वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर मतलब जल वाष्प। कैसे पता करेंगे कि एयर में जल वाष्प होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में प्रैक्टिकल की। मान लीजिए बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में अगर सपोज कीजिए आपने एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा ऐसे डाल दिया, बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया, कुछ देर बाद देखेंगे गिलास के चारों ओर जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी। गिलास के चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी। तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आई, ये पानी की बूंदें जो आई तो गिलास से तो बाहर गई नहीं। तो हुआ क्या, जो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प के जो कण थे वो यहाँ पे गिलास की कांटेक्ट में थे और गिलास के कांटेक्ट में रहने के कारण ये संघनित होकर के, कंडेंसेट होकर के जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो यही हमारा क्या हो गया, लिक्विड स्टेट आ गया। यानी कि जो हमारा एयर है इसमें जो वाटर वेपर है वह कम तापमान पर ही, जैसे 0 डिग्री या उससे कम थोड़ा सा तापमान पाया, वह कंडेंसेट होकर के वाटर के पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मिक्सचर ऑफ गैसेज जो है, जैसे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इसके अलावा आपका CO2 होता है, N2 होता है, SO2 होता है, इसके अलावा बहुत सारी गैसेज होती हैं। लेकिन ये सारी जो गैसेज हैं ये जो है द्रवित नहीं हुई। इनको द्रवित होने के लिए बहुत लो टेम्परेचर पे ठंडा करना पड़ेगा। बहुत लो टेम्परेचर, जैसे आप लोग समझते ऐसे समझ सकते हैं, लो टेम्परेचर मिलता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है, तो उसको हाई प्रेशर पर हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर रखते हैं। और हाई प्रेशर पर रखने के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्ट हो जाएगा तो सिलेंडर के अंदर ज़्यादा मात्रा में हमारा ऑक्सीजन जो है आ पाएगा। सिलेंडर के अंदर हमारा ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आ पाएगा। अगर गैसेज स्टेट में रहेगा तो ज़्यादा मात्रा में नहीं आ पाएगा। ऐसे ही जो आपके रॉकेट होते हैं, जो आपके रॉकेट होते हैं, जो रॉकेट होते हैं आपके, रॉकेट में भी आपका क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन ले जाते हैं फ्यूल को जलाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल हम लोग जानते हैं। ये मान लीजिए सपोज कीजिए ये छोटा वाला हमारा पृथ्वी है और इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर। तो चारों ओर जो वायुमंडल है ये मतलब इसका एक निश्चित एरिया होता है कि पृथ्वी से इतनी ऊंचाई तक ही वायुमंडल है। तो एरोप्लेन वगैरह इसी वायुमंडल जोन के अंदर ही जो है हमारे उड़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कोई फ्यूल नहीं जलेगा। लेकिन रॉकेट वगैरह क्या होते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे अंतरिक्ष यानों को ले जाने में सहयोग करते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही हमारा ये वायुमंडल से बाहर जाएगा रॉकेट, तो उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या, रॉकेट के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में लेकर के जाते हैं। तो उसके लिए बहुत लो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वाटर वेपर था, वाटर वेपर क्या था, वाटर वेपर जो है बर्फ़ के टुकड़े से ही क्या हो गया, बर्फ़ के टुकड़े से ही कंडेंसेट होकर के जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कह सकते हैं कि वह गैसीय अवस्था जो आसानी से द्रवित हो जाता है उसे वाष्प कहते हैं। वह गैसीय अवस्था, क्योंकि गैसीय सिस्टम 2 टाइप का, एक गैस है और एक वेपर है, तो वह गैसीय अवस्था जो आसानी से द्रवित हो जाता है उसे वेपर कहते हैं। और वह गैसीय अवस्था जो आसानी से द्रवित नहीं होता है उसे गैस कहते हैं। तो नीचे परिभाषा लिखा हुआ है गैस और वेपर का। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि गैस या वेपर का वह गैसी, GASEOUS गैसियस का स्पेलिंग है, वह गैसियस स्टेट या वह गैसीय अवस्था जो आसानी से द्रवित
जो आसानी से द्रवित, द्रवित का यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है, आप सही कर सकते हैं, द्रवित ऐसे लिखा होगा। वह गैसीय अवस्था जो आसानी से द्रवित हो जाता है वाष्प कहलाता है। वह गैसीय अवस्था जो आसानी से द्रवित हो जाता है वाष्प कहलाता है। और वह गैसीय स्टेट यानी वह गैसीय अवस्था जो आसानी से द्रवित नहीं होता गैस कहलाता है। जो आसानी से द्रवित नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। जो आसानी से द्रवित हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेपर कहेंगे। एक डिफिनीशन और होती है गैस की कि वह गैसीय अवस्था जिसका तापमान उसके क्रांतिक तापमान से ज़्यादा होता है उसे गैस कहते हैं। क्रांतिक तापमान क्या होता है, इसके बारे में जब पावर प्लांट स्टार्ट होगा, जब हम लोग पानी को भाप में परिवर्तित करेंगे तो पावर प्लांट जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्रांतिक टेम्परेचर के क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी बस परिभाषा याद कर लीजिए कि वह गैसीय अवस्था जिसका तापमान उसके क्रांतिक तापमान से ज़्यादा होता है उसे गैस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। वाष्प के लिए बोल सकते हैं वह गैसीय अवस्था जिसका तापमान उसके क्रांतिक तापमान से कम होता है उसे वाष्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। अब आइडियल गैस के लिए कुछ कंडीशन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस, कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य नहीं करता। जो इसकी मान लीजिए आइडियल गैस है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो है कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य नहीं करता है। और दूसरा चीज़, आइडियल गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। जो आपका जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसको हम लोग बहुत हाई प्रेशर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आइडियल गैस होगा, आदर्श गैस होगा, उसको हम लोग द्रवित नहीं कर सकते हैं, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें अगर गैस लॉ की, तो गैस लॉ और गैस लॉ जो होते हैं ओनली फॉर आइडियल गैस, केवल आइडियल गैस या कह सकते हैं परफेक्ट गैस के लिए ही वैलिड होते हैं। जबकि गैस लॉ होते हैं ओनली आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के लिए ही वैलिड होते हैं। तो जो आपके लॉ होते हैं जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गिब्स लॉ है, जिसको हम रेनॉल्ड्स लॉ भी कहते हैं। तो पहला हमारा बॉयल्स लॉ, BOYLES, बॉयल्स लॉ मतलब बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार, पहले देखिए बॉयल मतलब अगर हम लोग ऐसे समझे कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता बाद में किस में क्या कांस्टेंट रहेगा, बॉयल में क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहेगा, लुसाइक में क्या कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए बॉयल जो नाम है, बॉयल मतलब होता है उबालने से संबंधित है, और उबालना जो होता है तापमान से संबंधित होता है, यानी टेम्परेचर से संबंधित होता है। तो बॉयल्स लॉ में जो है टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, यही एक कन्फ्यूजन वाली दिक्कत पैदा होती है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यहाँ पे पर रहेगा। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस के निश्चित मात्रा का आयतन, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है और मास भी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे बोला निश्चित मात्रा, तो वो मात्रा मास का मान भी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, और तापमान तो आपका कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें, यानी कि V तो कांस्टेंट होगा और आयतन क्या होगा, दाब की जो है आपका समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है। आयतन क्या है, दाब की जो है व्युत्क्रमानुपाती है। आयतन जो है दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो V समानुपाती हो जाएगा 1/P, या अगर हम लोग कांस्टेंट चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर C/P आ जाएगा, या यहाँ से PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और PV बराबर कांस्टेंट का मतलब P1V1 बराबर P2V2। और इसके लिए डायग्राम बनाया गया है PV डायग्राम बनाया गया है। तो 1 से 2 आने पे कुछ इस तरीके से ग्राफ फॉलो होता है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग हाइपर, जो आपका 1 से 2 जा रहा है, इसको हाइपर, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खैर आपके डिप्लोमा में हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 जाने पे टेम्परेचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपका आइडियल गैस के लिए होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। खैर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है इसकी, बस ये डायग्राम बना लीजिएगा, PV डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, सिलेबस में है तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। अगला आपका चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या है कि इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी आदर्श गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है।
यानी कि V समानुपाती क्या हो जाएगा T। यहाँ पे भी मास कांस्टेंट ही रहेगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी प्रेशर भी कांस्टेंट है और मास भी क्या है, कांस्टेंट है। तो V समानुपाती क्या हो गया, T हो गया। तो V बराबर C इंटू टी, और समानुपाती जब हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो V बाई टी बराबर कांस्टेंट, यानी यहाँ से कह सकते हैं V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2। और इसका डायग्राम ये है हमारा, V और T का डायग्राम ये है, V और T का ये आपका डायग्राम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर हो गया, और ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें, अगला हमारा है गेल-लुसैक लॉ, या इसको आपके सिलेबस में रेग्नाल्ड्स लॉ के नाम से दिया हुआ है। इसके सिलेबस में आपके रेग्नाल्ड्स लॉ के नाम से दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग गेल-लुसैक लॉ के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि स्थिर ताप आयतन पर, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, आयतन कांस्टेंट हो गया। स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस के निश्चित मात्रा का दाब, किसी आदर्श गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है, उसके परमताप के समानुपाती होता है। यानी कि वॉल्यूम भी का क्या है, कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। तो P समानुपाती क्या है, T है। तो यहाँ से P बाई टी बराबर कांस्टेंट से लिखिए या कांस्टेंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2। यहाँ पे क्या आ गया, P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2। यहाँ पे क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो P प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम कुछ ऐसे आपका बनेगा। डायग्राम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कंपटीशन वगैरह में डायग्राम से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगला आपका आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम है। तो आवोगाद्रो का नियम है क्या कि इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर, मान लीजिए समान ताप है और समान दाब है, यदि किन्हीं गैसों का समान आयतन, मान लीजिए एक से अधिक गैस हैं, दो से अधिक हो सकती हैं, किन्हीं गैसों का समान आयतन लिया जाए तो उस समान निश्चित आयतन की गैस के अणुओं की संख्या सभी के लिए क्या होती है, समान होती है, सभी के लिए समान होती है। इसको और समझते हैं, मैथमेटिकल टर्म में क्या होगा कि माना किसी गैस का आयतन V है और गैस में अणुओं की संख्या N है, तो आवोगाद्रो के नियम के अनुसार V समानुपाती होता है N के, यानी V बराबर K इंटू N या V बाई N बराबर K, और K क्या, एक समानुपाती स्थिरांक है। ऐसे अगर हम लोग दो गैसें लें, यदि गैस दो हो और इनका आयतन क्रमशः V1 व V2 हो, दो गैसें हैं, इनका आयतन क्या है, V1 और V2 है, और अणुओं की संख्या क्रमशः N1 और N2 है, तो इनको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, V1 अपान N1 बराबर V2 अपान N2। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक गैस V1 है और एक गैस V2 है। सपोज कीजिए V1 का मान V2 से ज़्यादा है, तो इसके लिए मान लीजिए आपका अणुओं की संख्या N1 है और इसके लिए अणुओं की संख्या N2 है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं, अगर V1 का मान V2 से ज़्यादा है तो N1 का मान भी क्या होगा, N2 से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि V समानुपाती आपका N होता है। तो आपका N1 का मान जो अणुओं, मतलब जिस गैस की मात्रा ज़्यादा होगी उसकी अणुओं की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम लोग बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक है करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, लाक्षणिक गैस समीकरण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी आगे हम इसमें कुछ और नोट लिखवाएंगे और उससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो लाक्षणिक गैस समीकरण इसको हम लोग कहते हैं, या इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो होता क्या है कि किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रॉम बॉयल्स लॉ है। ये क्या है, फ्रॉम बॉयल्स लॉ है, ये आपका है फ्रॉम बॉयल्स लॉ। क्या होता है, V समानुपाती 1/P होता है, और फ्रॉम चार्ल्स लॉ V समानुपाती T होता है। तो आप लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। पहले वाले को समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। तो लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम बढ़ा लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, V समानुपाती यहाँ पे T बाई P हो जाएगा। V समानुपाती T बाई P हो गया, या PV अपान T बराबर कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, PV अपान T बराबर कांस्टेंट। फॉर यूनिट मास की अगर हम बात करें, आपेक्षिक वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, स्मॉल v बराबर कैपिटल V बाई M होता है। हमने आपेक्षिक के बारे में पढ़ ही चुका है, यूनिट मास के लिए हम लोग आपेक्षिक में परिभाषा देते हैं। तो स्मॉल v बराबर क्या होगा, कैपिटल V बाई M होगा। स्मॉल v क्या है, स्मॉल v है स्पेसिफिक वॉल्यूम है। क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और कैपिटल V क्या है, ये आपका टोटल वॉल्यूम है। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 10 किलोग्राम है, कोई बस 10 किलोग्राम है, इसका आयतन मान लीजिए 100 मीटर क्यूब है सपोज कीजिए।
तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, 1 किलोग्राम का आपको 100/10 यानी 10 मीटर क्यूब। तो 1 किलोग्राम के लिए जो वैल्यू होती है वो आपकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। 1 किलोग्राम के लिए जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक वैल्यू। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा कैपिटल V/m होगा। क्या होगा, कैपिटल V/m। कैपिटल V क्या है, टोटल वॉल्यूम है, स्मॉल v क्या है, मास है, मतलब 1 किलोग्राम हो गया। तो अगर स्मॉल m बराबर 1 कर दें, स्मॉल m बराबर अगर 1 कर दें तो स्मॉल v क्या होगा, कैपिटल V के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं PV/T बराबर जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल V है, ये क्या है, कैपिटल V है। PV/T इक्वल टू कांस्टेंट कैपिटल V है। तो अगर स्मॉल v के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, P स्मॉल v बराबर RT, P स्मॉल v बराबर RT। यही आदर्श गैस कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, जहाँ P क्या प्रेशर, V क्या है, ये स्मॉल v जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है। क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्मॉल v लिखिएगा। R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, लाक्षणिक गैस स्थिरांक है। और T आपका क्या है, T आपका हो गया टेम्परेचर। तो इसमें आपका P प्रेशर है, V स्पेसिफिक वॉल्यूम है, R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हो गया, और T क्या हो गया, टेम्परेचर आपका हो गया। अब इसमें कुछ नोट हैं, कंक्लूजन है, निष्कर्ष हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये निष्कर्ष जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग निष्कर्ष की बात करें तो पहला क्या है निष्कर्ष हमारा, कि किसी एक गैस के लिए R का मान स्थिर होता है, मतलब लाक्षणिक गैस स्थिरांक जो है R का मान स्थिर होता है, जबकि भिन्न भिन्न गैसेज के लिए R का मान भिन्न भिन्न होता है। मतलब नाइट्रोजन के लिए R का मान अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, आपका CO2 के लिए अलग होगा, CO के लिए अलग होगा। यानी कि कोई एक गैस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो ऑक्सीजन जो गैस लेंगे चाहे 1 किलोग्राम रहे चाहे 10 किलोग्राम रहे, सबके लिए R का मान क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन गैस अगर अलग अलग हो गई, सबके लिए R का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। यूनिट ऑफ R का मात्रक क्या होगा, R बराबर क्या, PV/T, हम लोग पढ़ चुके हैं, PV बराबर RT। स्मॉल v क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, PV/T हो जाएगा, R बराबर PV/T हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ R की बात करें तो P का मात्रक क्या, प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्मॉल v बराबर क्या होता है, कैपिटल V/m होता है। v का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम है, और m का मात्रक क्या होगा, kg। तो इसका मात्रक होगा मीटर क्यूब पर kg, और नीचे टेम्परेचर का मात्रक केल्विन। तो ऊपर देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो न्यूटन मीटर बचेगा, न्यूटन मीटर नीचे, kg नीचे जाएगा, kg केल्विन, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। तो आपका मात्रक हो गया जूल पर kg केल्विन, यानी आपका R का जो मात्रक आ गया जूल पर kg केल्विन। ये सारी मात्रक है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये SSC JEE वगैरह में पूछा जाता है। ये SSC JEE या और भी जो JEE एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपका ये पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, जूल पर kg केल्विन आपका R का मात्रक हो गया। अब R तथा RU में संबंध क्या है, कि जो R होता है कैपिटल RU/m। R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, और RU क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मतलब लाक्षणिक गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, और स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। मॉलिक्यूलर वेट मतलब गैस का आणविक भार है, गैस का आणविक भार है। तो ये SSC JEE में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि RU का जो मान होता है, ये सभी गैसों के लिए एक ही होता है। इसकी वैल्यू होती है 8314। क्या होता है, 8314 जूल पर kg मोल केल्विन, जूल पर kg मोल केल्विन, जूल पर kg मोल केल्विन, ये इसका मात्रक है। और या अगर हम किलो जूल में लिखेंगे तो 8.314 हो जाएगा किलो जूल पर kg मोल केल्विन। ये क्या हो गया, RU का मान हो गया। मात्रक भी याद रखेंगे, वैल्यू भी याद रखेंगे, ये कई बार JEE एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में। अब बात करते हैं विभिन्न गैस के लिए R का मान क्या होता है। हम लोग जान गए R कैसे निकालेंगे, RU/m से निकालेंगे। किसी भी गैस के लिए R का मान निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, RU/m से निकाल सकते हैं। अब RU का मान आपको पता चल गया कितना होता है, 8314 जूल पर kg मोल केल्विन, जूल पर kg मोल केल्विन, ये वैल्यू पता है आपको। तो यानी कि अगर किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट पता रहे तो उस मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देंगे 8314 में, तो उस गैस के लिए R का मान आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, केमिकल फार्मूला H2 होता है, मॉलिक्यूलर मास 2 होता है। अब इसके लिए R का मान निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे, 8314 में क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो वैल्यू आपका आ जाएगा। हीलियम के लिए आपका केमिकल फार्मूला He, वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट का 4, भाग देंगे 8314 जो भी वैल्यू आएगा बटे 4 कर देंगे, आपका आ जाएगा ये वैल्यू। ऐसे ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन के लिए 28 होता है, 28 से भाग देंगे। ऑक्सीजन के लिए 32 होता है, 32 से भाग देंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 का 44 होता है, भाग देंगे 189 आएगा। तो ये सारा तो आपको निकालने आना चाहिए। जैसे कार्बन का अगर हम लोग आणविक भाग की बात करें तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। O2 का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन का यहाँ पे केवल कितना होगा, 32 हो गया, 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन है, 14 दूनी 28 हो गया। अब हम लोग एयर की बात करते हैं। एयर इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एयर ही है। एयर की वैल्यू होता है 287, ये वैल्यू आता है आर का मान, और ये आपका 29 होता है मॉलिक्यूलर वेट। 29 कैसे होता है, अगर हम लोग बात करें बाई मास के अकॉर्डिंग, तो हम लोग जानते हैं जो हमारा एयर है इसमें 2 ही गैसें मेन रूप से होती हैं, एक हमारा नाइट्रोजन होता है और एक क्या होता है, ऑक्सीजन, और सबकी मात्रा बहुत कम होती है, इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं। तो मास के अकॉर्डिंग आपका 75% हो गया नाइट्रोजन, और ये कितना हो गया, 25% हो गया। अगर हम 75% की बात करें तो नाइट्रोजन जो है हमारा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 28 गुणे 75/100 यानी 3/4 कह सकते हैं, और प्लस ऑक्सीजन का 32 होता है, 32 का 25% यानी 32 गुणे 1/4 कर सकते हैं। तो 4 सत्ते 28 और 7 त्रिक 21 हो गया, और 4/32 8 एकम 8 हो गया, 21 + 8 = 29। तो 29 कैसे मॉलिक्यूलर वेट आया हमने निकालने का तरीका बता दिया। अब 29 से भाग अगर देंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 287 समथिंग आएगा। तो 287 लेते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी एयर के लिए जो है आपका आर का वैल्यू जो है पूछ सकता है, और CP और CV भी इंपॉर्टेंट होता है एयर के लिए, उसको भी हम लोग आगे इसी चैप्टर में जो है कवर करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें अगला अगर हम लोग ये क्वेश्चन SSC JEE में आया हुआ है कि इसमें अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज आर ऑफ फॉलोइंग गैसेज इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आरोही क्रम, मतलब क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम में अरेंज करना है। अब हम लोग पढ़े हैं R बराबर क्या होता है, RU/m होता है, यानी से यहाँ से देखेंगे R समानुपाती होगा 1/m की, यानी जिस गैस के लिए m का मान कम होगा उस गैस के लिए R का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि आरोही क्रम में अरेंज करना है तो हम सबसे पहले वो गैस लेंगे जिसके लिए m का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके लिए m का मान ज़्यादा होगा उसके लिए R का मान सबसे कम होगा। तो इन सारे गैसों में अगर हम लोग देखें तो हमको आणविक भार का मान पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट का मान पता चाहिए। अगर हम सल्फर की बात करें SO2 का, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा सल्फर का हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन का भी 32 हो जाएगा। O2 है 2 मॉलिक्यूल, 32 32 64। तो सबसे ज़्यादा 64 आपका सल्फर डाइऑक्साइड के लिए है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आपका R का मान सबसे कम होगा, इसको सबसे पहले लिख देंगे। फिर CO2 का होता है 44, CO2 का कितना होगा 44, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 32, 32 बार है 44, तो उसके बाद CO2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 29, उसके बाद CO का, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 116 12 28 हो जाएगा H2। तो ये SSC JEE में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसके लिए हमारा m का मान ज़्यादा होगा उसके लिए r का मान कम होगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा m वाला, उससे कम, फिर उससे कम। आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से सॉल्व करना रहेगा एग्जाम में। अब PV बराबर RT, PV बराबर जो RT हम लोग पढ़े हैं, PV बराबर जो RT पढ़े हैं, यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल v है, यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल v है। तो PV बराबर RT जो है यूनिट UNIT है, यूनिट मास बेसिस है, यूनिट मास बेसिस, बेसिस का स्पेलिंग होगा BASIS, मतलब यूनिट मास पर आधारित ये आपका PV बराबर RT है। और हम लोग पढ़ चुके स्मॉल v बराबर क्या होता है, कैपिटल V/m। तो अगर हम लोग लिखें PV की जगह पे कैपिटल V/m कर दें तो RT आ जाएगा, PV/m बराबर RT। तो यहाँ पे आ जाएगा PV बराबर mRT। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V कैपिटल है, यहाँ पे क्या है, V कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे V कैपिटल है। तो PV बराबर हो गया mRT, PV बराबर क्या हो गया, mRT। तो यहाँ से आपका ये क्या हो गया, टोटल मास बेसिस हो गया, ये क्या हो गया, टोटल मास बेसिस हो गया, PV बराबर mRT। अब अगर हम लोग बात करें PV बराबर जो mRT है, इसमें है क्या क्या चीज़ें हैं। m क्या है, m आपका है मास है, m क्या है, अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग PV बराबर mRT है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये साला जो है गलत है, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका है PV बराबर mRT आया है, टोटल मास बेसिस है, ये क्या है, टोटल मास बेसिस है। तो P आपका प्रेशर हो गया, V क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, M क्या हो गया, मास हो गया, R क्या हो गया, क्राइटेरिया गैस कांस्टेंट हो गया, T क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें PV बराबर
MRT आपका है, तो PV बराबर यहाँ पे PV बराबर आपका आया था MRT आया था टोटल मास बेसिस। तो PV बराबर N, यहाँ पे लिखा गया है PV बराबर N MRT। तो ये क्या है, ये फार्मूला जो है टोटल मास बेसिस है। क्या है, टोटल मास बेसिस है। और अगर हम लोग बात करें तो RU, तो R बराबर क्या होता है, RU बाई M होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें RU बराबर क्या होगा, R इंटू M होगा। तो यहाँ पे M इंटू R की जगह पे, मतलब मास इंटू R की जगह पे RU लिख दिया गया है। और ये N क्या है, N आपका है नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स के इस टर्म में टोटल ये मोल बेसिस की है, टोटल मोल बेसिस, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मोल बेसिस, टोटल मोल बेसिस। तो ये मोल के टर्म में आपका हो गया, नंबर ऑफ मोल के टर्म में जो आपका ये मतलब आ गया PV बराबर जो है NRUT जो आपका होता है। खैर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है, यहाँ पे हम लोग मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे इसका कोई यूज जो है नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसका कोई यूज नहीं है।